नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM TV। रीडिंग डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी हॉबी है और रीडिंग हैबिट्स अपने बच्चों में इनकलकेट करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम सब पेरेंट्स को इस पे फोकस करना चाहिए। आज हम ऐसी ही एक बहुत स्पेशल किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिस किताब का नाम है टॉकिंग फिंगर्स। ये किताब लिखी गई है बाय 16 ऑथर्स। 16 ऑथर्स ने किताब लिखी है और ये किताब लिखने वाले हैं यंग अडल्ट्स और ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे बच्चे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के अंडर ये सारे फॉल होते हैं और ये सारे ही बच्चे नॉन वर्बल हैं, मतलब कि ये बात नहीं कर सकते। अक्सर हम ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जो बच्चे बोल नहीं सकते शायद वो सोच भी नहीं सकते। इसी मिथ को ब्रेक करने के लिए और सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये किताब लिखी गई है। आज इसी किताब के एक ऑथर से मुलाकात करने वाले हैं और हम बहुत ही लकी हैं कि इनमें से एक ऑथर जो है वो हमारे वडोदरा सिटी का हिस्सा है और वो है हमारे बहुत ही यंग और उभरते हुए सितारे जिनका नाम है अक्षत रसे। अक्षत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अक्षत के साथ जुड़ी हैं उनकी मम्मा ऋतु रसे। ऋतु मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अक्षत बात नहीं कर सकते, वो नॉन वर्बल हैं, लेकिन अक्षत का अगर मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछूं एज एन ऑथर, जब उन्होंने ये इनिशिएट किया तो कैसा एक्सपीरियंस था? ये बुक लिखने के बाद जब उससे पूछा गया कि उसका बुक लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा तो उसने बोला कि ये इट वाज फैंटास्टिक और वो मतलब बहुत खुश है कि उसके थॉट्स पब्लिश हुए हैं और वो ये चाहता है कि सोसाइटी में अवेयरनेस आए न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में और लोग जाने कि नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बुक पढ़ें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्होंने भी ये बुक के बारे में सुना है तो प्लीज़ पढ़िए। आप बहुत कुछ इस बुक को पढ़कर इन बच्चों के बारे में जानेंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, और मैं आपको ज़रूर ये किताब दिखाना चाहूँगी जिस किताब के बारे में ऋतु मैम बात कर रहे हैं। ये किताब है टॉकिंग फिंगर्स और ये किताब Amazon पे अवेलेबल है, राइट मैम? आई थिंक Amazon, फ्लिपकार्ट, इसका किंडल वर्जन भी अवेलेबल है जी। तो आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। आप सभी ऑडियंस को मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किताब पढ़ने की कोशिश करें। बहुत मोटी भी नहीं है क्योंकि अक्सर हम किताब के पेजेस और पन्ने देख के किताब सिलेक्ट करते हैं। बहुत पतली है, आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और बहुत देर भी नहीं लगेगी, लेकिन ये एफर्ट जो इन बच्चों ने डाला है वो जो इन्होंने पब्लिशर ने हमारे तक पहुंचाया है वो हम अप्रिशिएट ज़रूर करें। तो ज़रूर अपने बुक शेल्फ में इस किताब को ऐड करना मत भूलिएगा, टॉकिंग फिंगर्स। जब अक्षत छोटे थे और जब आपको पता चला कि ये ऑटिस्टिक सिंड्रोम में या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में फॉल होते हैं, तब बड़ौदा सिटी में आपको उनके टेस्टिंग के बारे में कोई हेल्प नहीं मिली थी और शायद आप मुंबई गए थे उनका डायग्नोस करने के लिए। एज अ मदर व्हेन इट केम टू यू कि भाई आप अक्षत जो हैं एक स्पेशल कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, तो क्या था, आपकी सोच कैसी थी उस समय और किस तरह की हेल्प आप ढूंढ रहे थे, गाइडेंस ढूंढ रहे थे उस समय? एक्चुअली अक्षत 2-2.5 साल का रहा होगा जी। उस वक्त तो हम जहाँ रहते थे तो मेरी नेबर ने ये नोटिस किया कि कुछ मतलब जो उस एज में उसको करना चाहिए वो शायद वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है जी। और जब हम उसको पुकारते थे तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता था। सो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि कुछ ऐसा लग रहा है मुझे अलग सा, तो तुमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और उस वक्त मतलब ये आई थिंक 2008 की बात है, तो उस वक्त पीडियाट्रिशियंस को भी इतना पता नहीं था ऑटिज्म के बारे में। जी। जिन पीडियाट्रिशियन को हम दिखाते थे तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है लेकिन क्या है वो भी समझ नहीं पा रहे थे। जी। सो फिर उन्होंने हमें बॉम्बे रेफ़र किया और वहाँ उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है तो वहाँ जाके फाइनली इसका डायग्नोज हो पाया। जी। सो ऑब्वियसली हमने तो ऑटिज्म का ए भी नहीं सुना था
तो वो बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए, क्योंकि जैसे फिर उसके बाद हमने नेट पे सर्च किया इसके बारे में तो बहुत कुछ निकलता चला गया। और डायग्नोसिस से ज़्यादा उसका जो प्रोग्नोसिस था वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि आगे कैसे उसकी लाइफ रहेगी, वो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, ये सब बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर उम्मीद में हमको ये बताया गया कि इसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन थेरेपीज हम ज़रूर करवा सकते हैं जिससे कि उसको बहुत हेल्प मिलेगी, वो सीख पाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें कर पाएगा। तो फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि हाँ कुछ तो हम कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेंथ तो अपने बेटे में ज़रूर बिल्डअप कर सकते हैं जी। तो बस वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, तो अभी तक चल ही रही है। मैं आप सभी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि ऋतु मैम जो हैं ये एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, और अक्षत का जब इनको ये एहसास हुआ कि अक्षत के पीछे अब इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इन्होंने अपनी जॉब वगैरह जो है उसे गिव अप किया, और उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली अक्षत के स्पेशल जो उसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए, किस तरह से एज अ पेरेंट उन्हें डील करना है अक्षत के साथ, किस तरह की अक्षत की नीड्स हैं, उससे किस तरह से अगर कोई भी सिचुएशन में वो उसे लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसके साथ किस तरह से उसे चीज़ों को होना चाहिए, एनवायरनमेंट को रखना चाहिए ताकि अक्षत को तकलीफ़ ना हो। ये सारी ट्रेनिंग इन्होंने मुंबई से ली, और उसके बाद इन्होंने एमए भी किया है साइकोलॉजी में और काउंसलिंग में, और ये अब जो हैं ये काफ़ी सारे ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करती हैं, और ये खुद एक ब्लॉगर भी हैं, और इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये काम करती हैं AAC ऐप के ऊपर, जो है ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन, जो ऐप अक्षत भी यूज़ करते हैं और जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। जब आपको ऐसा एक रे ऑफ होप दिखाई दी कि ऐसा कुछ ऐप है जिसके थ्रू ये बच्चे भी बात कर सकते हैं, तो क्या फीलिंग थी आपकी, और ये ऐप जो है ये कितना यूज़फुल रहा आपके लिए भी और अक्षत के लिए भी? एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये 10-11 साल का था जी, तो काफ़ी बिहेवियर इश्यूज आने लगे। सो मुझे ऐसा लगा कि मे बी वो प्री एडोलेसेंस एज है तो उस वजह से आ रहे हैं, या फिर ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज भी बहुत होते हैं जी, तो मुझे लगा कि उस वजह से भी शायद ये इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मैंने कंसल्ट किया, और क्योंकि वो इश्यूज एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए थे तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सेंसरी भी हो सकते हैं, बट मेनली मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, राइट, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जी, तो, और मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या बोल रहा है जी, तो वो एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से वो भी फ्रस्ट्रेट है बिल्कुल, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं तो पा रहे थे। वो गैप हो रहा है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जी, तब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की एप्स हैं जो आप उसको सिखा सकते हो एंड देन ही विल बी एबल टू कम्युनिकेट हिमसेल्फ। तो उस वक्त मुझे लगा कि मतलब आई रियलाइज कि कितना ज़रूरी है वो उसको भी एक्सप्रेस करना, और मुझे समझ में आया कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ अ नीड टू कम्युनिकेट, ये हम सबकी नीड है। ये कोई मतलब मैं इस चीज़ को कोई टैलेंट या ऐसा नाम नहीं दूंगी, ये तो हमारी बेसिक ज़रूरत है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें। जी। तो फिर मैंने वो सिखाना शुरू किया एंड थैंकफुली विद इन अ फ्यू मंथ्स ही पिक्ड इट अप। वेरी नाइस। क्योंकि मतलब ये सभी बच्चे गैजेट्स में बहुत अच्छे होते हैं, गैजेट्स को पिकअप कर लेते हैं, तो ये ऐप भी जैसे हम दूसरी बहुत सारी ऐप यूज करते हैं वैसे ही मोबाइल पे चलती है, आप टैब में यूज कर सकते हो, और मतलब पिक्चर टू स्पीच होती है या टेक्स्ट टू स्पीच होती है, तो पिक्चर में के फॉर्म में आइकन्स बने होते हैं। अच्छा। तो अगर उसको सपोज चाहिए कि चॉकलेट, तो चॉकलेट का एक आइकन बना होगा एंड ही विल क्लिक ऑन दैट आइकन, तो वो चॉकलेट के जैसे आइकन पे क्लिक किया तो वो बोलेगा चॉकलेट, राइट। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल है एंड ग्रेजुअली ही स्टार्टेड यूजिंग दैट ऐप और वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगा।
तो धीरे धीरे पहले नीड्स उसने बतानी शुरू करी, फिर वांट्स बतानी शुरू करी, फिर अपनी चॉइसेस बतानी शुरू करी, फिर फीलिंग्स भी बतानी शुरू की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो सब था अंदर उसके, वो सब ऑब्जर्व कर रहा था, बिकॉज ही इज वेरी शार्प लिसनर एंड वेरी कीन ऑब्जर्वर। तो वो सब कुछ पहले से अंदर था, ऑब्जर्व भी करता था, वो सुनता भी था। वो तो मैंने उसको जस्ट एक मीडियम प्रोवाइड किया और वो सब बाहर आना शुरू हो गया। सच ए ब्यूटिफुल, आई थिंक आई कैन स्टडी हर आईज एज अ मदर कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है जब आप बच्चे बोलते नहीं है पर एक्सप्रेस करने का भी अगर हम उन्हें मीडियम देते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। अक्षत बहुत ही टैलेंटेड हैं, वो तो अब हमें पता है ही, लेकिन इतने एक्सप्रेसिव हैं। जब आपको जब ये समझ में आया, जब फील होने लगा, तब आपको कैसा लगा? मैं अभी यहाँ वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एक्चुअली ऐप में तो मतलब वो कर रहा था, अपनी बेसिक नीड्स और चॉइसेस एक्सप्रेस करने लगा था जी। और बेसिक कम्युनिकेशन वो यस नो में कर रहा था जी। जैसे कि बाहर जाना है, ये खाना है। तो हमने करीबन 4-5 साल तक ऐप्स पे ही काम किया। मैंने 2015 में ऐप यूज करना शुरू किया था और मतलब शायद 17-18 तक हम वो ऐप यूज करते रहे। लेकिन साथ साथ इसकी दूसरी चीज़ों पे भी मैंने काम किया, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स पे काम किया। तो फिर मुझे लगा कि अभी हम एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां अब ऐप से ऊपर भी उसको कोई और चीज़ें चाहिए। तो एलॉबरेट कम्युनिकेशन के लिए अब हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसकी टाइपिंग पे काम करना शुरू किया कि अगर टाइपिंग करेगा तो शायद हो सकता है कि वो इलॉबरेट कम्युनिकेशन करे, बिकॉज मुझे लग रहा था अंडरस्टैंडिंग वाइज ही इज रेडी। सो फिर 2 साल के करीब मुझे लगे उसकी टाइपिंग पे काम करा मैंने। तो टाइपिंग मतलब 2020 में ही स्टार्टेड टाइपिंग ऑल्सो। और एक चीज इसकी है कि इसको म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक इज हिज लाइफ। सो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मतलब इतने ये ना गाने सुनता है, किसी एक गाने को रिपीटेडली सुनता है जी। मतलब 15-20 दिन तक वही गाना चलता रहेगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये एक ही गाने को इतना सुनता है तो जरूर उसमें से कुछ ना कुछ तो ग्रास्प करता होगा जी। तो जब थोड़ा थोड़ा टाइपिंग इसको आने लगा तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि इसकी वीडियो में तुमको क्या पसंद आया, या इसका लिरिक्स समझ में आया, या इसका लिरिक्स तुमको क्यों पसंद आ रहा है। एंड टू माय सरप्राइज उसने वो एक्सप्लेन किया कि वीडियो में क्या है, लिरिक्स में क्या है, उसका लिरिक्स उसको क्यों अच्छा लग रहा है। और कई ऐसी फीलिंग्स बताई जो शायद मैंने उसको कभी एक्सप्लेन नहीं की थी। सो अगेन मैं वही कहूंगी कि वो इतनी उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि वो सब समझ रहा था। जस्ट बिकॉज अगेन मैंने उसको एक मीडियम दिया, ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग। सो वो मतलब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि वो मेरी फीलिंग कैसी थी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ टाइम पहले स्टोरी सेशन लिया करती थी। सो हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पेरेंट्स का। सो उसमें मैं स्टोरी सेशन लेती थी लाइव। तो जब मैंने इसको वो एक स्टोरी वो बच्चों को सुनाई और उसके बाद मैंने इसको पूछा कि कैसी थी वो स्टोरी, कैसा किया मैंने। सो ही सेड कि है ना वो स्टोरी बिल्कुल बच्चों जैसी थी, एकदम बकवास थी। एंड ही सेड मेरी एक फ्रेंड का नाम लेके बोला कि है ना रेणुका आंटी तुम मम्मा को कुछ नए आइडियाज दो और उनको बोलो कि कुछ अच्छी तैयारी करें। अच्छा। सो आई फील सो प्राउड और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मेरा बेटा मुझे ओपिनियंस दे रहा है, मुझे एडवाइस कर रहा है। सो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम कन्वर्सेशन जो करते हैं वो जस्ट लाइक एनी मदर सन ड्यू, वो सारी अपनी फीलिंग्स मुझे बताता है। जब गुस्सा आएगा तो वो बोलेगा मैं मोबाइल कभी इधर उधर रख दूंगी, उससे छुपा दूंगी, तो मुझे बोलता है यू आर सो मीन। सो just like anybody else, he shares his feelings. So wow, such a proud moment. Definitely. और बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम कि हाँ, जब आप शेयर करते हैं बातें एज अ मदर और सन,
तो कितना खास मोमेंट होता है। और यहाँ तो अक्षत मम्मा को करेक्ट भी कर रहा है, तो ये तो और भी अच्छी बात है और भी खास मोमेंट है। इनके अंदर जो ये टैलेंट था, मतलब ऑथर बनेंगे, किताब लिखी जाएगी, क्या ये सोचा था आपने कभी? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। और इनफैक्ट अगेन मैं बोलूँगी कि ये, जैसे मैंने बोला कि कोई टैलेंट भी मैं नहीं समझती कि कोई टैलेंट है। अच्छा। अगेन ये कम्युनिकेशन हर किसी की जरूरत है, तो वो भी मैंने उसकी एक वो जरूरत ही समझी, पूरी की है। कि मुझे लगा कि वो उसकी नीड है, वो एक्सप्रेस करते उसको आना चाहिए। जितना वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उतना ही विल फील सॉर्टेड। वेरी ट्रू। सो और अब तो वो जिस एज में मुझे लगता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना उसको बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी, अगर हम बोलते हैं ना कि भाई बोलने से ही चीजें संभलेंगी, आप जितना अपने आप को बोलोगे, तो मतलब साधारण तौर पे भी हम बोलते हैं कि तुम बताओ, बोलो तो चीजों का हल निकले। बुआ तो कैसा लगा? गुड। बुआ के साथ बातें करना अच्छा लगा क्या? बुआ के साथ बातें करना अच्छा लगा? बोल। यस। आज बुआ जाने वाली है। ओके ओके, सो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छा लगेगा ना? यस। हाँ यस, ये 3 दिन एंजॉय करे। हाँ अक्षर, 3 दिन एंजॉय करे तूने बुआ और अना के साथ। यस। को इशारों में बात मत करिए, आप बोलकर बताइए कि आपको क्या कहना है। सो बस वही था मेरे दिमाग में कि एटलीस्ट वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। बिल्कुल। चैलेंजेस भी साथ साथ चल रहे हैं। एग्रेशन एक बहुत मेजर चैलेंज है अभी, बट अगेन मैं उसको ऐसे ही लेती हूँ क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो कम्युनिकेट कर पाता है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि वो अग्रेशन भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशन। क्या लगता है आपको कि आज जब आप अक्षत के साथ बैठे हैं एज अ प्राउड मदर, और शायद आपने उन सालों में गिव अप नहीं किया जब अक्षत को रियली वो एक स्टार्ट की ज़रूरत थी, कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर अ पेरेंट टू होल्ड द चाइल्ड, टू सपोर्ट द चाइल्ड, एंड स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज स्पेशल? मैम बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ मतलब कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी आसान नहीं था और अभी भी नहीं है। मेरे भी बहुत से लो मोमेंट्स होते हैं जब मुझे लगता है कि नहीं बस अब नहीं हो रहा, अब नहीं होगा, बट फिर वही है कि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर मतलब बच्चे में ये स्पेशल बच्चों में भी मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं कभी भी ऐसा स्पेशल बच्चे की तरह उसको ट्रीट नहीं करती जी। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे में जितना पोटेंशियल है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको करना है जी। तो हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, तो वहां पे स्पेशल या नॉर्मल वाली कोई बात नहीं आती है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। पर हाँ, हमारे लिए मुश्किल है, एफर्ट्स हमको बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि मुश्किल ज़रूर है, एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। ऐसे पेरेंट्स के ग्रुप बनाइए जो आपको उन लो मोमेंट्स में जहाँ आपको बहुत ज़्यादा खासकर मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो एक सपोर्ट दे सके। मेहनत तो बहुत लंबी है, ये 4, 5, 10 सालों में होने वाला काम नहीं है। आज मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम ख़त्म हो गया, काम तो चलता ही रहेगा आगे भी। तो इसलिए आप समझिए कि एक नेवर एंडिंग जर्नी है जिस पे चल रहे हैं हम। तो पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि विल पावर अपना बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है,
जी, तो हो सकता है कि उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करिए, और कभी भी कोई टैलेंट ढूंढने की कोशिश मत करिए। जी, जो बच्चा कर रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो खुश है, वो करिए। वेरी ट्रू। कुछ ना कुछ अपने आप निकल आएगा, ना भी निकले तो बच्चा खुश है तो हम खुश हैं। कि आप की जो पहचान है वो अक्षत से है, और अब अक्षत जो है वो ऑथर भी हैं टॉकिंग फिंगर्स किताब के। कैसा फील हो रहा है एज एन मदर ऑफ एन ऑथर? और वो तो आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं, और आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, वो जी। अपने आप में इस बात का प्रूफ है। प्रूफ है। पर डेफिनेटली बहुत अच्छी खुशी, जी। बहुत अच्छी फीलिंग है ये। जी, जी, और लेकिन ये यहाँ पर ही हमारी जर्नी खत्म नहीं है, अभी आगे बहुत आगे काम करना बाकी है। जी, और मतलब बस यही है कि वो खुश रहे, बस मेरा। और मतलब ये एक समाज के लिए वो भी एक असेट बने। जी, जी, मेरा बस यही सोचना है कि इस यहाँ एक असेट के रूप में वो निकले। ऐसा नहीं कि मतलब हमारी जनरल ये सोच होती है कि नहीं स्पेशल है तो आगे एक लायबिलिटी हो जाएगा, इसको संभालेंगे कैसे, क्या करेंगे, किसके भरोसे हम छोड़ के जाएंगे। बट मैं सोचती हूँ अभी तो मेरे पास भी कोई इमीडिएट प्लान नहीं है, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी मुझे भी नहीं मालूम। बट एक सोच ऐसी है कि जो भी हो वो भी समाज का एक हिस्सा बने, एक असेट के रूप में हिस्सा रहे वो। जी। ऋतु जी, ये जो किताब का इनिशिएशन किया गया है टॉकिंग फिंगर्स, अगर इसके पीछे का थोड़ा सा आप हमें हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसकी शुरुआत इस किताब की कहाँ से हुई, कैसे कंसेप्ट आया कि भाई ये बुक लिखनी चाहिए और इन बच्चों से ही लिखवानी चाहिए? एक्चुअली इस बुक के पीछे 2 मदर्स हैं, उनके भी बेटे दोनों वो भी नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक हैं जी, और वो भी ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं जी थ्रू अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन जी। सो उनको लगा कि इस तरह का कुछ कंपाइलेशन होना चाहिए जहां और भी बच्चे जो अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस करते हैं, सो उन सभी के थॉट्स को कंपाइल किया जाए और एक अवेयरनेस के लिए कि लोगों में ये अवेयरनेस जाए, एक मैसेज जाए कि ऑटिस्टिक बच्चे भी स्पेशली जो नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक हैं वो भी काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, काफ़ी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। तो इसलिए उन दोनों मदर्स ने ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये बुक पब्लिश करी है। एक्सीलेंट, वेरी वेल थॉट, और बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है इस किताब के पीछे। ज़रूर इसे सपोर्ट करें। टॉकिंग फिंगर्स जो किताब है ये इजीली अवेलेबल है, जैसे ऋतु जी ने भी बताया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऋतु जी, हमारी ऑडियंस को और वो सारे पेरेंट्स को जो कहीं ना कहीं कभी ना कहीं एक लिमिट पर आके जो लो मोमेंट्स हैं वहाँ पर जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लहरों से डरकर हार नहीं नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है उन लो मोमेंट्स को फेस करना और उनसे फिर वापस निकलना, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के सपोर्ट सिस्टम, सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हम ही है। अगर हम गिव अप कर देंगे तो फिर हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये अपने बच्चों में कोई टैलेंट मत ढूंढिए, वो खुशी ढूंढिए। आप उनके साथ खुश हैं, वो खुश हैं तो सब ठीक है। नहीं हो रहा है जिस दिन मत करिए, सब छोड़ दीजिए, जस्ट एन्जॉय। जिसमें आपको अच्छा लगता है वो करिए, आपके बच्चों को अच्छा लगता है वो काम कीजिए। एक दिन नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, तीसरे दिन जिस दिन आपको अच्छा लग रहा है उस दिन कीजिए, लेकिन एक रीजनेबल कंसिस्टेंसी बना के रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी इतने सालों में जो एक कंसिस्टेंसी बना के रखी, उसी के कारण आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं जी। तो वो कंसिस्टेंसी, जो भी आप कर रहे हैं काम, उसमें वो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए।
अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उसका लर्निंग पैटर्न पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सीखता है वो। मैंने ये जितना भी काम किया है वो अक्षत को ऑब्जर्व कर कर के ही किया है कि वो किस तरह से सीख रहा है, कहाँ उसको सीखने में मुश्किल जा रही है, किस चीज़ को कैसे पिकअप कर रहा है। सो यही धीरे धीरे देख देख के मैं उसको आगे बढ़ी, उसके साथ तो उसको सिखाती चली गई। तो वो सबसे ज़रूरी है। और पेरेंट्स इज़ द बेस्ट टीचर, इनफैक्ट मदर इज़ द बेस्ट टीचर। तो वो आपका इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता। सो अपने इंट्यूशन पे ज़रूर भरोसा कीजिए और एंजॉय करिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक ट्रस्ट बिल्डअप करिए अपने बेटे के साथ। जिस दिन मेरे बेटे के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, उसके बाद मैंने ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। सो उसको मेरे पर विश्वास है कि हाँ, ये जो मेरे लिए करेगी या ये जो मेरे लिए डिसीजन लेगी वो बेस्ट डिसीजन होगा और मेरे हित में होगा। सो वो एक बॉन्ड, वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने कि एक बॉन्ड डेवलप करें, ट्रस्ट डेवलप करें। वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट जो है वो हर रिलेशनशिप का सबसे पहला पड़ाव है। वो अगर आपने पार कर लिया तो आप अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक सकता नहीं है। और बहुत बड़ी बात ऋतु मैम ने बोली है कि अपने बच्चों की खुशी ढूंढें, अपने बच्चों के साथ खुश रहना सीखें। आजकल की भाग दौड़ में हम अक्सर पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम अक्सर फ़ोन्स पे होते हैं, काम में होते हैं, ऑफिस में तो काम करते हैं, घर पे भी काम ले आते हैं, कई बार नहीं समय दे पाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि वर्क प्रेशर भी होता है, स्ट्रेस होता है, सब होता है, लेकिन बच्चों के साथ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर आप समय निकालते हैं, उनके साथ उनके दिनचर्या के बारे में बात करते हैं, अपने दिनचर्या के बारे में अगर उनसे आप डिस्कस करते हैं, तो बच्चे को भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं और आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि थ्रू आउट द डे जब आप नहीं थे तो उस बच्चे ने क्या किया, कैसे किया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको अच्छी लगी और उसे पसंद आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कम्युनिकेशन जो है, कन्वर्जेशन जो है, वो हर रिलेशनशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू ऋतु मैम एंड थैंक यू अक्षत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू बोथ एंड सच अ प्राउड मोमेंट कि हमारे वडोदरा सिटी में इतने अच्छे और यंग ऑथर हमारे साथ आज जुड़े हैं। एंड वी रियली विश के अक्षत और आगे तरक्की करे, बहुत हेल्दी रहें और आगे और भी किताबें लिखें। आई नो अक्षत पोम्स भी लिखते हैं, जैसे आपने बताया ये कुकिंग करते हैं मम्मा की सुपरविजन में। इन्हें गाना सुनना, जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया, कि बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वी रियली विश हिम गुड लक एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ बने रहें। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ये सारे सेशंस जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।